उपन्यास एक थी मैना एक था कुम्हार। उपन्यासकार हरि भटनागर। हरि भटनागर जाने माने कहानीकार उपन्यासकार है। प्रस्तुत है उनके उपन्यास एक थी मैना एक था कुम्हार का सस्वर पाठ। यह ऑडियो बुक रचनाकार और http://रचनाकार.org की प्रस्तुति है। उपन्यास एक थी मैना एक था कुम्हार। उपन्यासकार हरि भटनागर। भाग 4 अध्याय 18। सुबह उठते ही कुम्हार सीधे पटवारी के घर पहुंचा। उस वक्त वह बाहर संडास में था और इस तरह कराह रहा था जैसे कोई उसे हलाल कर रहा हो। भारी कराह के बीच उसने कुम्हार से थोड़ी देर इंतजार करने को कहा। कुम्हार बाहर ही खड़ा रहा। पटवारी बहुत ही गंदी गली में रहता था जिसकी दोनों तरफ बनी नालियों से इस वक्त टट्टी बह रही थी। तीखी दुर्गंध उठ रही थी। कुम्हार का दम सा घुटने लगा। बचाव के लिए धीरे धीरे चलता वह गली के मुहाने पर आ गया। यहाँ भी भयंकर गंदगी और बदबू थी। सामने कूड़े का अंबार लगा था। सुअरों और कुत्तों का नोक झोंक थी। कुम्हार रात भर इस कुड्डना में था कि उसे बेदखल करने के लिए कैसी चालें चली जा रही है। जिस जगह पर वह रह रहा है वह उसके पुरखों की है और खेत भी उन्हीं के है जो उसे विरासत में मिले। अब यह कैसी चाल है कि उससे पट्टे के कागज मांगे जा रहे हैं। हमारे पास कहाँ से आया कागज? किसी भी किसान के पास घर या खेत का कागज नहीं मिलेगा। यह काम तो पटवारी का है। खसरा खतौनी किस लिए है? यह तो सरासर नाइंसाफी है और उसे सताने का नया तरीका। इसी बहाने सताया जाए, तंग किया जाए ताकि भाग खड़ा हो और यह जगह ये लोग हथिया लें और ऊंचे दामों में बेचे। यही कुछ खेल है। इस खेल में बड़े साहब से लेकर पटवारी तक जुड़े हैं। तभी बड़े साहब मौका देखने आए थे। श्यामल का बाबू और बच्चू ने तो यहाँ तक उसे बताया कि मक्का तो बड़े साहब कई बार देखने आए, तूने तो एक ही बार उन्हें देखा। पहले तो यह हवा उड़ी कि केवल उसकी जमीन पर फैक्ट्री लग रही है, लेकिन अब मामला कुछ दूसरा है। सारी बस्ती खाली कराई जाएगी। सबसे पट्टे कागज मांगे जा रहे हैं। पट्टा कागज दिखाओ, नहीं तो भागो। हे भगवान, क्या होने जा रहा है? हमने पहले यही सोचा था कि परेशान होने की जरूरत नहीं, जब बात साफ होगी तभी देखूंगा। पटवारी ने कहा था कि परेशान न हो, वह सब रास्ता निकाल देगा। कहीं कोई रास्ता न निकाल पाया तो खैर, जो सबके साथ होगा वही उसके साथ होगा। पटवारी पर भरोसा करने में क्या जाता है। हो सकता है वह कुछ जुगाड़ बना दे। वह बार बार कह रहा है रास्ता निकाल देगा, भरोसा रखो। लेकिन पर बतिया कहाँ सुन रही है। वह तो कहती आ रही है कि यह पटवारी नंबर 1 का शातिर है, इसका भरोसा मत करना। मैना ने भी उसे आगाह किया है। वह तब उस पर झपट्टा मार बैठी थी। बड़े मियाँ ने भी उसे बैठने न दिया। क्या किया जाए फिर? अब बस्ती के लोग नए फरमान पर क्या उसके पास आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? अब तो मामला ही उलट गया। इन्हीं बातों में ऊब चूब था। वह सो नहीं पा रहा था। पर बतिया भी कहाँ सो पाई थी। रह रह उठती, पानी पीती, हे भगवान की पुकार लगाती, रात भर बिस्तर में कुलथती रही। वह भी तो झूठे खर्राटे भरता सोने का नाटक करता रहा। इसी में रात निकल गई। पटवारी बाहर खड़ा दिखा। जांघिया का नाड़ा लगाता तो कुम्हार उसकी तरफ दौड़ा आया। पटवारी जांघिया भर पहने था। बाल भरी छाती पर बाल चीटों की तरह चिपटे नजर आ रहे थे। वह जनेऊ पहने था जो जांघिया के नाड़े तक लटका रहा था। छाती वह बेतरह खुजला रहा था। नंगे पांव था। कुम्हार के पास आते ही उसने उसे ऊपर से नीचे तक कुटिलता सा देखा, जैसे कह रहा हो कि जब मैं दरवाजे जाता था तो इंट दिखलाता था। सीधे मुंह बात नहीं, अब बताओ क्या हुआ, क्यों दौड़े आए? अब बेटा तुझे और तेरी बस्ती को टांग न दूं तो नाम बलभद्र पाड़े नहीं, ब्राह्मण की औलाद नहीं। यकायक वह मुस्कुराया और बोला, अरे भोला, तुम क्या हुआ? परेशान दिख रहे हो। मैंने पहले ही कहा तुम जरा भी परेशान न होना, मैं जो हूँ सब रास्ते पे ला दूंगा। कैसा भी टेढ़ा मामला हो ये ब्राह्मण सुलझा देगा, फिर तुम्हारा और किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। यकायक वह चुप हो गया। नाली में थूकता आगे बोला, क्या है? ऊपर के अफसरान बहुत टेढ़े हैं। उन्हें क्या है? उन्हें तो ऑर्डर देना है, बस दे दिया। मुसीबत तो हमारे सिर है। ये काम हमारा थोड़ी है। यह तो बाबू का है, लेकिन बाबू भी निहायत हरामी है, कुछ करता नहीं, इसलिए बड़े साहब ने मेरे मत्थे डाल दिया। अब तुम देखो, 40 घर है जहाँ तुम रहते हो, आगे पीछे सब मिलाकर। फिर पीछे खेत है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे हैं और बस्ती के लोगों के भी है, किसानों के, लेकिन फुसरान यह लफड़ा लगा रहे हैं कि सब जमीन कब्जे की है। मैंने खसरा खतौनी दिखा दी, तुम्हारी भी खसरा खतौनी दिखा दी। उस पर तुम्हारा नहीं, तुम्हारे बाबा का नाम है। एक तरह से जमीन तुम्हारी ही है, तुम्हारा उनकी जगह नाम चढ़ना है। साहब लोगों का यह खेल चल नहीं पाएगा जब हम लोग मिलकर उनके खिलाफ खड़े होंगे। यकायक पटवारी चुप हो गया। पेट पर हाथ फेरने लगा जैसे पेट में दर्द हो रहा हो, और वास्तव में यह सच्चाई थी। पेट में उसके दर्द था। वह बताने लगा कि दर्द की वजह से वह ठीक से सो नहीं पा रहा है। बवासीर की चोट अलग है, हालत खराब है। यकायक उसने कुम्हार के कंधे पर हाथ रखा और भारी स्नेह से कहा, भोला, जिंदगी में कुछ रखा नहीं है, गलत काम से भगवान बचाए। गरीबों की हाय मैं अपने सिर पर नहीं लेना चाहता।
कहते हैं कि मरी खाल की हाय से लौह तक भस्म हो जाता है, फिर ऐसे में हम जीवित इंसान हैं। आज तुमसे मैं सच्ची कहता हूँ, सारी नौटंकी ऊपर के अफसरान का रची है। मैं नौकरी में हूँ तो काम तो मुझे सब करने होंगे। ऐसे में तुमसे और बस्ती के लोगों से बस एक ही प्रार्थना है कि मुझ पर कोई शक न लाएं। जो भी षड्यंत्र होगा वह ऊपर से होगा, उसमें मैं कहीं नहीं। यह तुम सब लोग साफ जान लो। मैं तुम लोगों की तरफ हूँ और जो भी रास्ता बताऊंगा वह जीत का होगा, समझ गए? मुझे बार बार यह बात कहते खराब लग रहा है। अब तुम जैसा कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। कुम्हार बोला, हम लोग क्या कहेंगे? कहना तो आपको है, मैं आपकी बात सब तक पहुँचा दूंगा, फिर देखते हैं क्या राय बनती है। पटवारी अंदर ही अंदर भारी प्रसन्न हुआ। अब जाकर मछली बंसी में फंसी। देखते हैं आगे क्या होता है। सारी मछलियाँ एक बार में फंस जाएं तो कमाल हो जाएगा। पटवारी की पत्नी ने चाय तैयार होने की आवाज दी। पटवारी ने बहुत ही प्यार से कहा, भोला चाय पी के जा, देख तेरी भाभी निमंत्रण दे रही है, बस 1 मिनट लगेगा। यकायक पटवारिन उंगलियों में कप फंसाए उबलती चाय भगोनिया में लिए सामने आ खड़ी हुई। देख भोला, तेरी भाभी तेरे लिए चाय लाई है। भोला की तरफ इशारा करते हुए उसने पत्नी से पूछा, जानती है ये कौन है? पत्नी मुस्कुराती बोली, क्यों नहीं जानती, कुम्हार भैया है, बड़े मियाँ की सवारी करने वाले। कुम्हार भाव विह्वल हो गया, पटवारिन के सामने हाथ जोड़कर झुक गया। पटवारिन ने मुस्कुराते हुए कपों में चाय ढाली। ले भोला, पटवारी ने अपने हाथों से भोला को कप देते हुए कहा, चाय पी, बैठ जा। हाँ, फर्श पर आराम से। फर्श पर उठून बैठे गर्म गर्म चाय पीते कुम्हार को लगा वह गैर के घर पर नहीं, अपने किसी साथी के घर पर है। वह साथी जो उसका हेतु और संकट से उबारने की चिंता में है, कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला। पटवारिन ने कुम्हार का कप दोबारा भर दिया। न करने के बाद भी कुम्हार जब पटवारी से मिलने के लिए उसके घर जा रहा था, मैना ने उसे देख लिया था। मैना जान रही थी कि पटवारी कुम्हार के साथ कोई गड़बड़ी करने पर तुला है। कहीं उसके जैसा सलूक कुम्हार के साथ न हो जाए, इसलिए पहले दिन से ही वह सचेत हो गई थी और वह उस पर वार भी कर बैठी थी, लेकिन उसके आगे वह बेबस थी। कुम्हार को देखा हथ हो उठती थी। कुम्हार को मिलने वाला कागज और दोनों का चिंता में रात रात सो न पाना उसकी चिंता को बढ़ा गया था। वह शाम को चाक पर बैठना चाह रही थी। उस वक्त पता नहीं क्या सोचकर रह गई थी, लेकिन सुबह कुम्हार को जाता देखकर उससे रहा नहीं गया। वह उड़ती हुई चाक पर आ बैठी। कुम्हारिन झाड़ू लगा रही थी, उदासी। मैना को देखते ही बोल पड़ी, मैना रानी, तुम तो सब देख सुन रही हो कि क्या हो रहा है। लगता है हम कहीं के न रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैना धीमी आवाज में बोली, ये सही है कि बदमाश किसी खुचर में लगे हैं, अनर्थ करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होने नहीं पाएगा। हम गरीब गुरबा क्या कर सकते हैं? बस किसी के भुलावे में न आओ। पटवारी कुछ भी बोले, मीठी मीठी बात करे, सचेत रहना है। तुम तो जानती हो, माटी की उधारी के बहाने दाव पेंच शुरू हुई, अब पट्टा मांग रहे हैं। दरअसल यही अनर्थ की साया दिखती है। झाड़ू लगाने के बाद वह कुएं से पानी खींचने लगी। सब और पानी किंचा। गोपी को उठाया और पढ़ने के लिए बैठाल दिया। इधर वह भी अन्ना रहता। घर पर छाई विपदा और फिर श्यामल का साथ छूटने से उसकी सारी चंचलता गायब सी हो गई है। बड़े मियाँ के पास कम ही जाता। पहले दिन भर गलियों कुलियों में इधर उधर घूमता फिरता था, अब न के नीचे ही बना रहता, कहीं जाता ही नहीं। माँ बाप की उदासी उसे रह रह काटने दौड़ती, चाहकर भी उनसे कुछ पूछ नहीं पाता। पहले बाप उसे अपनी गोद में बैठाकर सुबह शाम रोटी खिलाता था, अब चुपचाप अकेले एक दो कौर खाता है और ढेरों पानी पी के उठ खड़ा होता है। अम्मा भी ऐसी करती है। गोपी ने अपनी एक किताब खोली और माँ से कहा, अम्मा, नानी हमसे पूछती थी कि अमेरिका कहाँ है। तूने क्या बताया? 7 समुंदर पार कोई गांव है, यह बताया। तू पूरा गधा ही रहेगा। बड़े मियाँ की तरह कुम्हारिन ने मन में कहा, अमेरिका पड़ोस की कुम्हारिन है, कभी कभी यहाँ आती थी, अब दूर कहीं चली गई है। जब आती थी तो तेरा बाप उससे मस्खरी करता था, मैं अनजान बनी रहती थी। काश अब वह आए, कम से कम तेरा बाप उदासी से तो उबरे। थोड़ी देर बाद जब गोपी तैयार होकर पीठ पर बस्ता लादे, पानी की बोतल पकड़े स्कूल के लिए निकला, कुम्हारिन रसोई साफ करके कुएं पर मुगरियों से पीट कर कपड़े धो रही थी। कुम्हार नीम के नीचे डली खाट पर आकर बैठ गया। पटवारी से मिलकर आशा की जो किरण उसे दिखी थी, घर तक आते आते वह लुप्त हो गई और ऐसा लग रहा था कि कोई ऊ से गगरे की तरह गले में रस्सी बांधकर गहरे अंधेरे कुएं में ठेल रहा हो। कुम्हारिन समझ गई कि कोई बात बन नहीं पाई है। नहीं, कुम्हार इस तरह आकर न बैठता। वह चुप रही, कपड़े धोती रही। सहसा कुम्हार के मन में आया कि कुम्हारिन से पूछे कि अगर उसे यहाँ से बेदखल किया गया तो क्या वह चली जाएगी? क्यों चली जाऊंगी? फिर करोगी क्या? कुछ न बना तो जान तो दे दूंगी अनर्थ के सामने।
कुम्हार ने मन ही मन सवाल जवाब कर डाले और मैना के बारे में सोचने लगा जो चाक पर बैठी उसकी तरफ ताक रही थी। इस बेचारी पर कितना बड़ा जुल्म हुआ, कितना सहा है इसने। सहसा बड़े मियाँ के खुरों के पटकने की आवाज आई। जान गया कि पानी चाहता है। वह उठा और पानी की बाल्टी लिए सार की तरफ बढ़ा। जब लौटा तो कुम्हारिन ने मीठी आवाज में कहा, जिया गोपी से अमेरिका के बारे में पूछ रही थी कि कहाँ है वह। कुम्हार ऊपर से गुमनाम बना रहा, अंदर एक गुदगुदी सी उतर गई। पूछना चाहा, आई थी क्या, लेकिन पूछा नहीं। वह नहाने के लिए तैयार होने लगा। कुम्हारिन समझ गई कि अमेरिका के नाम से कुम्हार अंदर ही अंदर खुश है। इस वक्त उसे इसी खुशी की तलाश थी। सरकार के फरमान पट्टे वाली बात जंगल में आग फैलने की गति से भी तेज गति से बस्ती के लोगों को पता चली तो वे कुम्हार के पास टूट पड़े। बस्ती में अकेला कुम्हार ही बचा था जो जिद के चलते डटा हुआ था। बाकी सारे लोग यहाँ से चले गए थे। झोपड़ों में ताले पड़े थे। इतवार के दिन सुबह बस्ती के तकरीबन सभी लोग कुम्हार के झोपड़े के सामने नीम की छांव में जमा थे। बच्चे, बूढ़े, जवान, औरत, मर्द, सभी इस बात से नाराजगी जतला रहे थे कि हमारी जमीन है तो हमें बेदखल करने की साजिश क्यों रची जा रही है। सरकार हमें न पानी देती है, न बिजली और न अन्य जरूरत की चीजें। बावजूद इसके हम किसी तरह गुजर बसर कर रहे हैं। सरकार से कुछ मांग नहीं रहे हैं, फिर क्यों यह खुरेज हरकत। जरूर इसमें पटवारी से लेकर बड़े साहब का खेल है। बड़े साहब के निर्देश पर बेदखल करने का खेल रचा जा रहा है ताकि बड़ी रकम हाथ लगे। हमें बेदखल करके यह जमीन किसी फैक्ट्री मालिक या बिल्डर को दी जाएगी और फैक्ट्री मालिक या बिल्डर उस पर मनमानी करेगा। लेकिन ऐसा हो पाएगा क्या? लोग इस बात पर तमतमा उठते कि कोई ऐसी पहल करे तो सही। फिर हम बताते हैं कि जमीन के लोग, मजदूर, किसान, छोटे मोटे रोजगार के इंसान होते क्या है। हमारी जमीन भला कोई हड़प कैसे सकता है। कुछ नौजवान रह रहे लट चमकाने लग जाते कि पटवारी अगर मिला तो उसका एक ही बार में भेजा उड़ा दिया जाएगा। भोला ने समझाया कि लट से काम नहीं चलेगा बल्कि बिगड़ जाएगा। अपनी लड़ाई बहुत ही शांत तरीके से सोचकर लड़ी जाए ताकि जीत हमारी हो। इसके लिए हमें ऊपर फरियाद करनी पड़ेगी। श्यामल के बाबा ने भोला से कहा, दादा, पहले तो यह पता चला था कि तुम्हारी जमीन पर फैक्ट्री डल रही है और उसका कोई कागज तुम्हें थमाया गया है। भोला ने गर्दन हिलाकर कहा, हमारी जमीन में फैक्ट्री डलने की बात तो तुम ही लोगों ने मुझे बताई। पटवारी से मैंने पूछा तो उसने साफ कुछ नहीं कहा, घुमा के बात करता रहा। अभी कल वह आया, बाबू के साथ दूसरा फरमान सुनाया। पहले बोला कि तुम्हारे पास पट्टा है क्या। मैंने कहा, हमारे पास पट्टा कहाँ से आया, हमारी जमीन है, खसरा खतौनी में हमारे बाप दादों का नाम दर्ज है। पटवारी बोला, देख लो, घर में कहीं कोई न कोई कागज होगा। मैंने कहा, मालिक, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वह बोला कि घबराओ नहीं, जब जमीन तुम्हारी है तो उसे कोई ले नहीं सकता। यह उनके लिए है जिन्होंने जमीन कब्जिया है। जिनके नाम खसरा खतौनी में नहीं है उनके लिए यह आर्डर है। उसने जेब से आर्डर निकाला और कहा, जिन्होंने जमीन कब्जिया है उन्हें यहाँ से हटना होगा। यह भी कहा कि यह आर्डर किसी एक के नाम नहीं, आम सूचना है, सभी के लिए, सारी बस्ती के लिए। कहकर पटवारी ने कागज सबके सामने कर दिया। लो, देख लो, ये रहा। एक नवयुवक ने कागज को देखने के लिए उस पर झपट्टा जैसा मारा। श्यामल के बाबा ने नवयुवक के व्यवहार पर माथा सिकोड़ा। फिर भोला से पूछा, पहले तो पटवारी तुम्हें घेर रहा था। हाँ, ये बात सही है, कुम्हारिन बोली। ये बीमार पड़ गए थे। पटवारी कई बार आया लेकिन साफ कुछ नहीं बोल रहा था। जो कुछ सुना तुम लोगों से सुना। खैर, मैंने कई बार उससे पूछा कि मालिक कौनो बात हो तो बतलाओ, लेकिन वो ऐसा चंद की मिनका तक नहीं, बात छुपाए रहा। आखिर कल पट्टे की बात कह डाली और ये कागज दे गया। यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही है, श्यामल के बाबा ने कहा। काय भैया, ए बताओ, बूढ़े जगैसन ने अपनी पगड़ उतारते हुए भोला से कहा, हम तो 80 साल से खेती कर रहे हैं, कभी ऐसा फरमान नहीं आया। लगान फगान जो सिर पड़ती थी दे आते थे, मामला खत्म। मगर जे बात हमारी समझ में तनिक जम नहीं रही है कि पट्टा दिखलाओ, पट्टा नहीं तो हटो। काका, श्यामल के बाबा ने जोरों से कहा ताकि काका बात ठीक से सुन समझ लिए। यही बात के लाने तो हम सब यहाँ जुड़े हैं। काका ने पहले यह आपत्ति दर्ज की जोर से बोलने की जरूरत नहीं, हमें सब सुनाई पड़ रहा है। फिर बोले, जे तो अंधेर है, पूरा अंधेर। काका की बूढ़ी पत्नी यानी काकी, जो हाथों में ढेर सी लाल हरी चूड़ियां डाटे थी, हाथ मटकाते हुए जोरों से चीखी, जे अंधेर हुआ तो हम यहीं जान दे देंगे। हम यहीं डोली में बैठ के आए, अब यहाँ से हमारी लहास उठेगी ठिठरी में। काका चीखे, लहास काहे को उठेगी, हम उनकी लहास उठा देंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई हमारी आराजी हड़पे और हम चुप बैठे रहें। बच्चू कुली बोला, हमें तो पटवारी की कारस्तानी लगती है, जरूर उसी का खेल है यह।
बिल्कुल सही कहा प्रसादे बोला, जो बहंगी में चना जोर गरम बेचता है वो जैसा ऊपर के अफसरों को सुझाएगा वो वैसा करेंगे। जरूर उसने अफसरों को सलाह दी होगी कि बस्ती की समूची जमीन की नीलामी लगा दो, खसरा खतौनी हम देख लेंगे। बच्चू खैनी की पीक किनारे थूकता बोला। रामचरण का बेटा जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा था जोरों से चीख कर बोला, खसरा खतौनी उसके बाप की है, जो जैसा चाहेगा करेगा। ये सब कर सकते हैं। श्यामल का बाबू गर्दन हिलाते बोला, इतने चालबाज बदमाश और चंट होते हैं कि कुछ भी कर डालें। सही कह रहे हो तुम, भोला श्यामल के बाबू का समर्थन करता बोला, लेकिन हम उनकी एक चाल नहीं चलने देंगे, ये डाल डाल तो हम पात पात। सही कहा, सबने जोरों से इस बात का समर्थन किया। और हमने अगर ऐसा न किया तो हम कहीं के न रहेंगे। भोला आगे बोला, और इनके हौसले तो देखो, सीधे लूट पर उतर आए, जरा भी शर्म हया आंखों में न रही। बच्चू बोला, अरे काका, शर्म हया की तो बातें न करो, सब दूर यही मचा है। अब तो किसी को गला काटते जरा भी हिचक नहीं होती, कमीनपन तो खून में मिल गया है। हमारे यहाँ रेलवे में देखो, कोई किसी को नहीं पहचानता, कोई भी मरता खपता रहे, किसी को कोई लेना देना नहीं। कोई रेल से कटा तो कट जान दो, पुलिस आई और ले गई, मामला खत्म। सही सबूर हो रहा है, कोई किसी का मीत नहीं, तो ये क्या रेलवे का मामला है? श्यामल का बाबू आंखों में रोष भरता बोला, ऐसा नहीं है, यहाँ हम सब पटवारी और ऊपर के अफसरानों के बांस बजा देंगे। मजबूरी में हम सब यहाँ से चले क्या गए, सोच लिया यहाँ कोई रहता नहीं। एक गरीब कुम्हार बचा है, लात मार के हंकाल दो, ये इतना आसान नहीं है। भोला तो आधी रात को मेरे पास दौड़ा आया था, सारा मामला बतलाया। मैंने लीला और गुड्डू से भी बात कर ली है, वे अभी आने वाले हैं, उनकी तो ऊपर तक पकड़ है। काका बीच में हाथ लहराकर बोलने को हुए कि श्यामल का बाबू उन्हें रोकता बोला, काका बोलने तो दो। बीच में, अरे यार तुम बच्चू कमाल करते हो, ये काकी तुम काय को तूफान खड़ा करने लग गई बीच में, सुनो तो सही, लो हम बैठे जात है, तुम लोग कर लो बातें। यकायक सब जोर जोर से बोलने लगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन क्या बोल रहा है। काकी बीच में खड़ी हो गई, कहने लगी, हमने तो अंग्रेजन के छक्के छुड़ा दिए, ये गुखौने सियार किस खेत की मूली है? पूछो काका से। हमने कहा कि यहाँ अंधेर नहीं चलेगा, छावनी नहीं बन सकती, जमीन हमारी है और कहीं वीराने में जाओ फिर या था हेट उतार कर वह हमारे सामने झुक गया, बोला, राइट। बच्चू बोला, काकी ये अंग्रेजन के बाप है, इतने हरामी की क्या कहें। अंग्रेज तो हेट उतार कर खड़ा हो गया होगा, झुक गया होगा, और छावनी नहीं बनी होगी। ये नीच तुम्हारे सामने झुक भी जाएंगे, बात भी मान लेंगे, पीछे से पलटा खा जाएंगे। इनके पेट में इतनी घनघोर दाढ़ी है कि भगवान तक नहीं जान सकते। यहाँ ये बातें चल रही थी, दूसरी तरफ पटवारी बाबू के साथ संडास के बगल वाली कुठरिया में बैठा सोच रहा था कि ऐसा क्या किया जाए कि सांप भी मर जाए और डंडा भी न टूटे, इनके भले भी बने रहे और इन्हें कहीं का भी न छोड़ें। और उसने रास्ता निकाल लिया था। पटवारी ने बाबू से कहा, आ मेरे पीछे आ। पता नहीं कैसा बाबू है, कुछ गुर सीख ले, नहीं जिंदगी दो जिख में तब्दील हो जाएगी। ये सिधाई का जमाना नहीं है, यहाँ खून पीकर ही जिया जा सकता है। कौन किसका खून नहीं पी रहा है, बता दे तू। हर आदमी किसी न किसी का खून पी रहा है। शेर अगर खून न पिए तो क्या जिएगा, कर ले वो रहम, निपट जाएगा। इसीलिए तेरे से कह रहा हूँ कि मेरे सुझाए रास्ते पर चल, जी कड़ा कर और कस के अब गला पकड़। छुरी भी चलाएगा और रहम भी करेगा, ये दो बातें एक साथ नहीं चलती। और यहाँ हम छुरी कहाँ चला रहे हैं, ये तो धर्म कर्म है, राजकाज, इसमें सब चलता है, सब जायज है। अब अगर ऊपर वाले अफसर चाहते हैं कि उनकी जब्बें भरी जाएं तो कैसे भरी जाएंगी, इसी तरह वो हमारा गला पकड़ेंगे और हम दूसरे का, बस हो गया खेल। ये सही है कि जमीन किसानों की है, खसरा खतौनी में दर्ज है, लेकिन हम ठप्पे से कहते हैं कि उनकी नहीं है तो नहीं है। हमारे पास दूसरे 100 तरीके हैं, हम सिद्ध कर सकते हैं कि जमीन इनकी नहीं है। कोई माई का लाल कितना बड़ा कानून का बाप हो, उसे ले नहीं सकता, कितना भी दौड़े धूपे न्याय की गुहार लगाए, लेकिन वही न्याय कहेगा कि जमीन इनकी नहीं है जो कल तक इनके पक्ष में था। इसलिए बाबू महाराज, आप जी कर्रा करो, आगा पीछा छोड़ो, आंख बंद करो और मेरे पीछे चलो। अब छुरी कसाई की तरह पहटनी होगी और तेज धार रखनी होगी और वैसा ही कर्रा करना होगा। फिर देखो मजा, कोई सामने आए उसे कटना ही होगा। मेरे सब्र का बांध अब टूट गया। अरे कहाँ जाता है बे? इधर रामू हलवाई के बगल वाली गली और फिर सीधा रास्ता। कितनी मौके की जमीन है, अरबों रुपए आएंगे। साहब कह रहे थे कि ऐसा कंपा बनाओ कि एक बार में शिकार फंस जाए, दूसरे कंपे की जरूरत ही न पड़े। सीधा रास्ता दिख रहा है न? देख, यहाँ फिर कुछ नया खेल होगा। कमान अपने हाथ में, फिर कठपुतलियों को जैसा चाहो नचाओ। इन्हीं बातों के बीच पटवारी और बाबू कुम्हार के झोपड़े के सामने आ पहुँचे। यहाँ अपरंपार भीड़ थी, पूरा मेले जैसा मामला।
पटवारी जैसे ही भोला का नाम ले आगे आया, भीड़ से निकले एक नवयुवक ने दौड़कर उसका जबड़ा पंजों में भर लिया और जोरों से दबाकर जबरदस्त चीख के बीच उसके सिर पर जोरों से मुक्के बरसाने लगा। भोला जब तक दौड़ता, एक दूसरा नवयुवक भयंकर चीत्कार के साथ पटवारी पर झपटा और उसने पटवारी का गला मसक दिया। भोला जब तक छुड़ाता, पटवारी बेहोश हो चुका था और जमीन पर अचेत पड़ा था। सब और सन्नाटा। दोनों नवयुवक भीड़ में खोकर लापता हो गए थे। सारे लोग ऐसे खड़े थे मानो बेजान बेहिस हों। एक दूसरा ही मामला आ खड़ा हुआ था। सब भयभीत डरे हुए थे कि अब पुलिस आएगी, पूछताछ होगी, सबकी धुनाई और फिर थाने का चक्कर। ले लो जमीन अब। यकायक बाबू सिर पर पैर रख के यहाँ से भागा और दूर जा खड़ा हुआ, घबराया, बौखलाया, कांपता सा। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या करे। सहसा काकी चिल्लाई कि पानी डालो मुंह पर, अभी होश आ जाएगा, ऐसी गश आ गया होगा। कुम्हारिन कलसा उठा लाई, पटवारी के मुंह पर पानी डाला गया, उसे हिलाया डुलाया गया। सहसा वह कर रहा। बाबू चीखा दूर से, मैं पुलिस को इत्तिला करता हूँ, सबको बदवा डालूंगा। हम तो सरकारी काम से आए हैं, हमें काहे मारे डाल रहे हो। थोड़ी देर में पटवारी उठ बैठा, गर्दन लटकाए था। दरअसल उसने नाटक किया था जिसमें वह सफल हो गया था। अंदर ही अंदर वह बेहद खुश था। वह बाबू को बताना चाह रहा था कि उल्लू चुप तो रह, अब मामला अपने हाथ में है, सब उसकी गिरफ्त में होंगे कठपुतली जैसे, तू देखता जा। उसने बाबू को चुप रहने को कहा जो चीखे जा रहा था। पटवारी को खाट पर बैठाया गया, उसे पीने को पानी दिया गया। भोला ने कहा, लो मालिक तंग पानी पी लो, तबीयत दुरुस्त हो जाएगी। आपको चक्कर आ गया था? हाँ, मुझे चक्कर आ गया था, कांपता हुआ पटवारी बोला। तुझे चक्कर नहीं आया, गुंडों ने तेरा गला मिसका था। झूठ काहे को बोलता है? बाबू बोला तो पटवारी कांपता अफसोस में बोला, काहे को तू किसी को फंसाता है भाई? मैं कह रहा हूँ मुझे चक्कर आया था, तू कहता है गुंडों ने गला मिसका था। क्यों बोला? भोला चुप। पटवारी ने कांपती आवाज में आगे कहा, क्यों काकी, तुम क्या कहती हो? काकी आंखें चमकाती, चेहरे पर आई मुस्कुराहट छिपाती बोली, तुझे भला कौन मार सकता है? वो लड़के तो तेरे स्वागत में बड़े थे। सहसा भीड़ से चीखती आवाज में बोली, चलो चलो यहाँ से, तमाशा न लगाओ, आदमी को सांस तो लेने दो। चढ़ाए छाती पे, सबको बेवकूफ बना दो, मुझे कतई नहीं बना सकता। बाबू यकायक आग बबूला होता बोला। पटवारी ने निश्चित भाव से हाथ उठाया जैसे कह रहा हो कि मूर्ख, इतना समझाया फिर भी बात समझ में नहीं आई। काहे को बाबू बना है तू? घास बेच, उल्लू कहीं का। बाबू चीखता ही रहा, पटवारी की बात उसकी समझ में नहीं आ पाई थी। यकायक पटवारी जोरों से चीखा, चुप रहता है कि नहीं हरामखोर? कहकर उसने अपना सिर खाट के पावे पर दे मारा। ले चिल्ला और चिल्ला, जान ले ले मेरी। खाट के पावे पर मार जबरदस्त थी कि पटवारी खूना खून हो गया, माथे से बेतरह खून बह उठा। दृश्य बदल गया था और अब जो दृश्य था अजीबो गरीब था। भोला, श्यामल के बाबू और बच्चू ने दौड़कर पटवारी को संभाला। चोट खाई जगह पर हथेली जमा दी ताकि खून न बह पाए। थोड़ी देर में चोट खाई जगह पर फिटकरी पीसकर भरी गई, अब खून रुक गया। सिर पर पट्टी बांध दी गई थी और पटवारी को खाट पर थोड़ा आराम करने को कहा गया। पटवारी आराम करने लगा। चेहरे पर मुस्कान की जो दिख नहीं रही थी मगर उसके पूरे शरीर को रोशन कर रही थी। बाबू गुस्से और डर से कांपता भाग खड़ा हुआ। उपन्यास एक थी मैना एक था कुम्हार। उपन्यासकार हरि भटनागर। अध्याय 19। थोड़ी देर आराम करने के बाद पटवारी ने धीरे धीरे आंखें खोली और उठ बैठा। उसकी खैरियत जानने के लिए भोला, श्यामल का बाबू, बच्चू और काकी उसकी तरफ दौड़े। पटवारी ने हाथ के इशारे से कहा कि वह आराम से है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। फिर धीरे से सबसे कहा, देखो ये बाबू बहुत ही नालायक है, इसकी बातों में आप लोग न आना। इससे तो मैं निपट लूंगा। मुझे तो बाबा ने पीटा है, मैं यह कहता हूँ और आप लोगों ने उसे ऐसा करते देखा। लड़कों ने मेरे साथ कोई बदसलूकी नहीं की, आप चिंता न करें, कहता वह खाट पर लेट गया। थोड़ी देर सिर थामकर उठने के बाद वह आगे बोला, देखो आप लोगों से एक विनती करना चाहता हूँ। विनती इसलिए कि हम आप लोगों से वर्षों से जुड़े हैं, दुख दर्द में साथ साथ चलते रहे हैं। दुख ही एक ऐसा मोड़ होता है जहाँ पर ठहर कर लोगों की पहचान होती है कि कौन अपने है और कौन पराए। मैं एक ऐसे ही मुकाम पर हूँ जहाँ से मैं आप लोगों को छोड़ना नहीं चाहता, आपके साथ रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी आप लोगों की जमात से उठकर थोड़ा आगे बढ़ा हूँ, लेकिन हालत पर लोगों जैसी है। एक क्षण के लिए वह रुका, फिर बोला, भोला से मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ऊपर के अफसरानों की नीयत ठीक नहीं, बहुत हरामी है वे, उनसे निपटना आसान भी नहीं। अगर आप मुझ पर थोड़ा भी भरोसा करें तो मैं आप लोगों को रास्ता सुझाता जाऊंगा। मैं पूरे मन से आपके साथ रहूंगा। अफसरान आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि मामले की कुंजी हमारे हाथ में है। भोला ने लोगों की तरफ देखा जैसा पूछ रहा हो कि क्या किया जाए।
जब भीड़ ने कहा कि पटवारी जैसा कह रहे हैं उसमें सार है, हमें उनकी बात पर भरोसा हो रहा है, तो भोला ने सिर हिला दिया। पटवारी से कहा, मालिक, हम गरीब गुरबा लोग, आप जानते ही है, किसी तरह बाल बच्चे पाल रहे हैं। अब आप हमारी नाव खेने वाले हो, जिसमें न न्याय की आशा हो वही करो, हम सब आपके पीछे है। पटवारी अंदर ही अंदर आह्लादित हुआ, बोला, ठीक है, अभी मैं घर जाता हूँ, आप लोग और सोच विचार लो, जैसा कहोगे करूँगा, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान साक्षी है, मैं कुछ गड़बड़ नहीं होने दूंगा, आपके साथ मैं भी सीधी लड़ाई में रहूंगा। मुझ पर सरकार का चाहे जो इल्जाम लगे मैं उसे झेलूंगा, लेकिन साथ आपका दूंगा। मेरे पास सब भगवान का दिया काफी है, किसी की चूपड़ी छीनने से मेरा पेट नहीं भरेगा बल्कि अनिष्ट हो जाएगा, इसलिए फिर कहता हूँ कि आप मेरे कहे पर बार बार सोच लें, मैं शाम को आऊंगा। भोला बोला, मालिक, साथ में बच्चे भी है, खाना पानी भी होना है, देर हो जाएगी, इसलिए आप शाम का विचार बदल दें, अभी थोड़ा रुक लें, और हम लोग कह ही चुके हैं, आप जैसा रास्ता सुझाएंगे हम उस पर चलेंगे। इस पर सभी एक मत थे। दोपहर को रोटी खाकर जैसे ही कुम्हार खाट पर लेटने को हुआ, मैना सिरहाने झप्पस से आ बैठी। कुम्हार उठ बैठा, बोला, मैना रानी, कहाँ थी? इतने लोग जमा थे, तुम पता नहीं कहाँ छुपी बैठी रही, बोली तक नहीं। कुम्हारिन बोली, ये नींद में छुपी बैठी सब देख रही थी कि तुम लोग क्या कर रहे हो। इसने कई बार किटकिट की आवाज की थी, जैसे इसे जो कुछ भी हो रहा था जच नहीं रहा था। ऐसा है मैना? कुम्हार ने पूछा। हाँ, वो पटवारी मुझे गड़बड़ लग रहा है, मैना बोली, वो जो भी बात कर रहा था उसमें खोट था। अब क्या करें, किसी न किसी पर भरोसा करना ही होगा। भरोसा करो, लेकिन विवेक गिरवी रखकर नहीं, मैना बोली। हमारे मैना ने भी ऐसा ही भरोसा किया था और वहीं वह चोट खा गया। लेकिन पटवारी? कुम्हार सिर खुजलाने लगा, भरोसे का न होता तो गला मिसके जाने पर विरोध तो करता, यही तो मुझे गड़बड़ दिखता है। अपना सिर तक फोड़ लिया उसने। कुम्हार बोला, यह तो और बड़ा नाटक था। मैना बोली, हे भगवान, अब तुम ही बचाओ हम लोगों को। कुम्हार माथा सहलाता बोला, तो कल सुबह हम लोग तहसीलदार से मिलने जा रहे हैं, उनसे फरियाद करनी है तो न करें? क्यों न करो फरियाद, इसके लिए कौन रोकता है? कुम्हारिन बोली, लेकिन उस नासपीटे से संभल कर रहो, कहीं वह हमें डुबो न दे। कुम्हार मैना की तरफ देखने लगा, जिसने कुम्हारिन की बात की तस्दीक की। सहसा गोपी बड़े मियाँ की पीठ पर चढ़े हुए सामने आया, बोला, बाबू, बड़े मियाँ कह रहे हैं कि मंडी में ज्यादा मजे है, तो वही जाके रहे। कुम्हारिन ने आंखें तरेरी, जब 20 लट टूटेंगे पीठ पर तो सारा मजा निकल जाएगा। चिंता क्यों करता है, समय तो ऐसा आने वाला है कि तुम्हें वहीं रहना पड़ेगा। कुम्हार धीमी आवाज में बोला। भगवान न करे ऐसा समय आए, बड़े मियाँ करुणार्द्र स्वर में बोले, अगर ऐसा होगा तो मैं कहीं और भाग लूंगा, मुझे छोड़ जाएगा? कुम्हार ने कातर भाव से पूछा। बड़े मियाँ ने कुम्हार की आंखों में देखा, आंसू छिलछला आए थे। बोले, ये तो समय बताएगा भोला, अभी से हम क्या बोलें? सहसा कुम्हार ने मैना को देखा तो उसके कहे की चिंता में बिंद गया, उसे क्या जवाब दे। पटवारी ने उसे इस तरह घेर लिया है कि अब कोई रास्ता ही नहीं बचा, बेबस हो गया है वह। क्या करे क्या न करे, उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। यकायक उसने गहरी सांस लेते हुए सोचा, जो नसीब में होगा उसे कोई मेट नहीं सकता, वह होकर रहेगा। और आखिर में कुम्हार इसी बिंदु पर आकर ठहर गया। मन में उसने कहा, जो होगा सो देखा जाएगा, जी दुखाने से कुछ हासिल होने वाला नहीं। हाँ, लड़ने से मैं भाग नहीं रहा। अंगोछे का तकिया बनाकर वह लेटा तो रात को खाने के लिए भी नहीं उठा। रात 3 बजे के आसपास जब कुम्हारिन की नींद टूटी, देखा कुम्हार आंगन में झाड़ू लगा रहा था। बड़े मियाँ को चोकर पानी दे चुका था, कुएं से पानी भी खींच चुका था। कुम्हारिन पास आकर बोली, क्या कर रहे हो तुम? दिख नहीं रहा तुम्हें? दिख रहा है तभी कह रही हूँ, अपना काम करो जो तुम्हें करना है, मेरा काम करके मुझे शर्मिंदा न करो। अरे ऐसा कुछ भी नहीं, गलत मत सोचो, मैं लीला, गुड्डू, श्यामल के बाबू, बच्चू सभी को बोलने जा रहा हूँ। सब तहसील में जुटेंगे, तुम भी आ जाना। गोपी यहाँ खेलता रहेगा बड़े मियाँ के साथ। मैंने बड़े मियाँ से कह भी दिया है, वे भी इधर उधर नहीं जाएंगे। जब मिटमैला उजास जगर जगर कर रहा था, कुम्हार घर से निकला। पटवारी कुम्हार की बस्ती से सीधे बाबू के घर पहुंचा। बाबू उस वक्त पीढ़े पर बैठा रोटी खा रहा था, थाली पांव के पंजे पर चढ़ाए। पत्नी स्टोव में हवा भर रही थी। पटवारी को देखते ही बाबू थाली सरकाता बोला, आओ दादा आओ, मैं तो सीधे घर भाग आया, मैं तो डर गया था कहीं। फालतू बात मत करो। पटवारी ने उसे बरजा और खाट बिछाता उस पर बैठता बोला, मैं तो तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि नालायकी छोड़ो और संकेत समझो, लेकिन तुम। गर्दन हिलाता वह बोला, मैं तुझसे भारी नाराज हूँ। पूछो कि क्यों? क्यों इसलिए कि तुझे बात समझ में आ क्यों नहीं रही है। आज जमाना सीधे लड़ने का है। अरे आज सीधे मूर्ख लड़ते हैं और जूते खा जाते हैं। हम लोग बाबू आदमी ठहरे जनता से भला लड़ सकते हैं।
हमें बूता ही नहीं, तो ऐसा खेल करो जो अपने हित का तो हो लेकिन दूसरे के हित का न हो, मतलब जनता के हित का तो बिल्कुल नहीं। वह अफसरों बाबुओं के हित का भी हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अपने हित का। समझे? हमें जनता के हित से क्या लेना देना, जनता हमें क्या दे रही है, और साली यह गवर्नमेंट भी हमें क्या दिए दे रही है। 30-35 साल की नौकरी में एक प्रमोशन नहीं, नाम बदल दिया पद का और हो गया प्रमोशन। ऐसे में हम क्या जनता को देखें, क्या गवर्नमेंट को, क्या अफसरों को? हमें तो अब सिर्फ अपने को देखना है, वह काम करना है जो लाभ का हो, जिसमें 2 पैसे हाथ आएं। इसी हिसाब से मैं तुझे समझा के ले गया था। और यह बात समझो, जिनकी जमीन छपनेगी वे तो लड़ेंगे, जान देने पर उतारू हो जाएंगे, और हो भी क्यों नहीं। हम तुम नहीं होंगे जब हमारी जमीन रोटी छीनेगी। इसलिए जब उन लड़कों ने मेरा गला मिसका और मुझे पीटने लग गए तो हमने उसे गलत नहीं माना। मार खाके ही यह जतला सकते हैं कि हम तुम्हारे आदमी हैं। ऐसा करके हमने लड़कों को दोषी बनवा दिया। एक अपराध बोध, एक डर सब में पैदा हुआ जो कहीं न कहीं मेरे आगे सिर टिकाता है, और वही हुआ। मैं सबका हेतु बन गया। लोगों ने कमान मेरे हाथों में दे दी। इसलिए तुझे समझा रहा हूँ कि खेल करना सीख। गुस्सा अपने मिजाज से निकाल दे, यह बहुत ही खराब चीज है, हमें मिटा देगी। अब तू तय कर ले कि गुस्सा चाहता है कि धन दौलत। गुस्सा करने या लड़ने वाला कभी आगे नहीं बढ़ पाता। चुप रहने वाला, गम खाने वाला आदमी बदमाशी के बाद भी आगे बढ़ जाता है, जबकि गुस्सैल सच्चा होने के बाद भी कहीं का नहीं रहता, उसको साथ के लोग तक छोड़ देते हैं। थोड़ी देर चुप रहने और खूब मीठी चाय पीने के बाद पटवारी आगे बोला, चल हो गया लेक्चर, अब इस हिसाब से चल। सब तहसील में कल जुटेंगे और कमान अपने हाथों में होगी। और वास्तव में कमान पटवारी के हाथ में थी। तहसील में लगने वाली भीड़ को उसने अपने कब्जे में कर लिया था। सबसे पहले वह वहां पहुंच गया था। लोगों के आने पर उसने सब कुछ समझा दिया था कि तहसीलदार साहब को अपनी बातें साफ साफ बता दी जाएं। अगर तहसीलदार अपनी बातें नहीं सुनेगा तो वह ऊपर कलेक्टर तक जाएगा, और कलेक्टर नहीं सुनता है तो उसकी खैर खबर ली जाएगी। सुनेंगे क्यों नहीं? काहे के लिए यहाँ गद्दी पर बैठे हैं? सिर्फ राज भोगने के लिए। जनता का काम नहीं करेंगे। 9-10 बजे से तेज धूप पड़ने लगी थी और तेज हवा ने जो गर्द उड़ाए उसने सबकी हालत बिगाड़ दी थी। कुम्हार बोला, एक तो धूप है और उस पर तेज हवा ने तो आंधी ला दी, यहाँ तो खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। पटवारी बोला, क्या किया जाए, मजबूरी है। साहब तो 11 बजे से पहले आएंगे नहीं, तब तक धूप और तेज हो जाएगी, गर्द और मामला बिगाड़ देगी। खैर देखते हैं। कुम्हार ने तेज धूप और बवंडर के बीच बस्ती के लोगों को देखा। 100 के आसपास लोग थे, जिनमें बच्चे, बूढ़े, जवान, औरत, मर्द सब थे। सुबह 9 बजे जब आए थे तो भारी उत्साह था। ज्यों-ज्यों धूप तेज होती गई और गर्द का बवंडर गहराने लगा, यह उत्साह मध्यम पड़ता गया। तहसील में छांव नाम की चीज न थी। जो पेड़ थे वे टूट थे, पीने का पानी भी न था। 11 बजे के आसपास जोरों का हल्ला उठा, साहब आ गए, लेकिन साहब नहीं आए थे। बाबा ने कहा, अभी साहब नहीं आए हैं, आने ही वाले हैं। श्यामल का बाबू बोला, किसी ने कहा कि अंदर बैठे हैं। पटवारी ने कहा, नहीं, वो तो दूसरे साहब है, तहसीलदार साहब अभी नहीं आए हैं, मैं देख आया हूँ। कुम्हार बोला, उन्हें पता है कि हम लोग मिलना चाहते हैं तो उन्हें समय पर आना चाहिए। बाबू हंसा। पटवारी ने कहा, यही तो रोना है भोला, हम लोग तो आजिज आ गए हैं इन साहबों से। बैठते ही नहीं सीट पर, जब देखो तब मीटिंग में गए हैं कलेक्टर के पास। कलेक्टर के पास जाकर पूछो तो पता चलता है कमिश्नर के पास गए हैं। वहां जाओ तो पता चलता है कि मंत्री ने उन्हें बुला रखा है। अब भगवान जाने ये कहाँ जाते हैं। यकायक बूढ़े काका लाठी लेटते पास आए और उन्होंने पूछा कि पानी कहाँ मिलेगा, प्यास के मारे जान निकली जा रही है। पटवारी ने कहा, काका, यहाँ पानी कहीं नहीं मिलेगा। चाय की 2 दुकानें थी, बंद पड़ी है, पान वाला भी नहीं दिख रहा है। नहीं, वही पानी दे देता। 2 मील जाने पर ही अब पानी मिलेगा, वह भी पानी की बोतल 15 रूप में। काका ने आंखें फैला दी, हे भगवान, यहाँ तो प्यासे मर जाएंगे हम। बच्चा भी पानी मांग रहा है, पता होता तो लेकर आते। बच्चू बोला, अब देखते जाओ यहाँ क्या होता है। इससे अच्छा तो रेलवे स्टेशन है, जहाँ गंदा ही सही पानी तो मिल जाता है। भोला ने आंखें तरेर कर कहा, सबको तुम रेलवे से क्यों तौलते हो? रेलवे अपनी जगह है, यह अपनी जगह है, पानी तो मिलना चाहिए। बच्चू चीख के बोला, ऐसा अंधेर तो कहीं नहीं होता, माना तहसील है, यहाँ भी जनता आती ही है। पटवारी ने बात संभाली, क्या है, पानी यहाँ शाम को आता है नल से, सी पर शाम को मटकों में भर जाता है। वो अफसरों बाबुओं के लिए होता है, जनता के लिए नहीं, जनता अपना देखे। गजब है। बच्चू बोला, क्या गजब है? श्यामल के बाबा ने कहा, तू कोई अफसर तो है नहीं कि तेरे लिए पानी सजा के रखा जाए। अफसर नहीं, जनता तो हूँ। जनता के लिए जो होना चाहिए वो है, वो तुम्हें दिख रहा है। श्यामल का बाबू हंसा।
दरअसल हमें इंसान भी नहीं माना जा रहा है। बच्चू ने जब यह कहा तो काका बीच में बोल उठे, अब कही सच्ची बात। सहसा भीड़ में जोरों का हल्ला मचा। ये लोग दौड़े तो पता चला कि बूढ़ी काकी को चक्कर आ गया था। वे जमीन पर पड़ी थी बेहोश। हम मना कर रहे थे कि मत चल, लेकिन नहीं, बुढ़िया मानने को तैयार नहीं। काका चीखते हुए बोले, अब भुगत। 2-4 नवयुवकों ने काकी को उठाया और तहसील के बाहर जहां गुला के पेड़ है उनकी छाया में लिटा दिया और उन पर गमछे से हवा करने लगे। सहसा काकी को होश आ गया। एक लड़के ने कहा, काकी तुम यहाँ मरने के लिए काहे चली आई? लड़के की बात पर काकी भारी नाराज हो गई। उठकर बैठती जलती आवाज में चीखी, मैं मरने आई हूँ कि तू नासपीटा आगल का कुछ भी बोल रहा है? लूघर लगा दूंगी तेरी पोंग में, हरामी के पिल्ले। किसका छोरा है, गिरधर का या बजरंग का? इस बीच काका आ गए थे। उन्होंने काकी को समझाया, चुप तो रह, यहाँ भी तू लूघर लगाने से बाज नहीं आ रही है। काकी अपना चूड़ियों से भरा निहायत नेड़ीला हाथ लड़के की तरफ उठाती बोली, देख रहे हो कमीन को, कुछ भी बके जा रहा है। शाम को 3 बजे के आसपास जब तहसीलदार का अता पता न चला, पटवारी भयंकर गुस्से में भर उठा। उसने तहसीलदार को गंदी गालियां दी और उदास सा दीवार से टिक कर बैठ गया। भोला ने कहा, मालिक आप दुखी न हो, हम लोग कल जमा हो जाएंगे और कल खाना पानी लेकर आएंगे। देखते हैं कब तक नहीं आते हैं तहसीलदार साहब। भोला का कहना था कि सभी लोग एक स्वर में यही बात कहने लग गए। अंत में सबकी यही राय बनी। धीरे धीरे सारे लोग चले गए। पटवारी ने यकायक जोरों से हंसते हुए बाबू से कहा, देखा तुमने, एक ही दिन में हवा निकल गई। देखते हैं कब तक ये लोग यहाँ धूप में खड़े होते हैं। एक न एक दिन हम इनका किन्ना ढीला कर देंगे और फिर ये चैन बोल जाएंगे। न सब भाग खड़े हुए तो मेरा नाम बलभद्र पाड़े नहीं क्या? वह हंसा और देर तक हंसता रहा। दूसरे दिन बूढ़ी काकी को छोड़कर सभी लोग तहसील में इकट्ठा हो गए। बूढ़ी काकी को बुखार हो गया था, इसलिए वह नहीं आ पाई थी। हालांकि वह बुखार में भी चलने की जिद कर रही थी। काका ने उन्हें आने नहीं दिया। लोगों के पास खाना था और पर्याप्त पानी। कुम्हार तो ठंडे पानी के कई मटके उठा लाया था। देखते हैं कब तक नहीं आते हैं साहब। सारे लोग जबरदस्त उत्साह में थे, गोपी श्यामल से लेकर 90 साल के बूढ़े तक। पटवारी ने मन में कहा, तुम लोग कुछ भी कर लो, जो हम चाहेंगे वही होगा। तहसीलदार साहब बड़े लोगों से मिलेंगे कि कुम्हार कुलियों से? वह कुटिलता से मुस्कुराया। बाबा ने धूप से बचते हुए सिर पर गमछा कसते पटवारी से कहा, आज तो भयंकर धूप है। बविंदर ने तो सांस लेनी मुश्किल कर दी है। बच्चू, श्यामल का बाबू और भोला भी धूप और बविंदर की बातें कर रहे थे कि यकायक ये तीनों धीरे धीरे चलते पटवारी के पास आए। कुम्हार ने कहा, मालिक आपने तो कहा था कि तहसीलदार साहब अपनी बात सुनेंगे। 12 बजे जरूर आ जाएंगे, लेकिन मालिक 2-2:30 बजने को होंगे। साहब का कहीं अता पता नहीं। पटवारी बोला, अरे भाई, उन्हें कोई एक काम तो है नहीं, हजारों काम है। मंत्री से लेकर कमिश्नर कलेक्टर तक उन्हें रात बिरात तलब कर लेते हैं, फिर घंटों बैठा के रखते हैं। ऐसे में साहब बेचारे क्या करें? कहीं फंस गए होंगे। नहीं, वे सुबह सुबह आ जाते, अपनी बातें सुनते और ऊपर पहुंचा देते। वैसे हमने सब समझा दिया है, वे खुद सारा मामला जानते हैं। बहुत सज्जन आदमी है, लेकिन एक बार आप लोगों का आमना सामना जरूरी है, उसका फर्क पड़ता है। सही कह रहे हैं मालिक। भोला बोला, हम तो सब लोगों को इसी बात पे रोके हुए हैं कि साहब बस आने ही वाले हैं। कहीं ऊपर वाले अफसरों ने उन्हें अटका लिया होगा, लेकिन मालिक यहाँ लोग मान नहीं रहे हैं। गुस्से में भरते जा रहे हैं कि हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। कह रहे हैं कि साहब नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, और वे बदमाश लड़के तक और भी बदमाशी पे उतारू हो रहे हैं। ऐसा है भोला? पटवारी उसके कंधे पर हाथ रखता बोला, तुम लोगों की लड़ाई में मेरा फायदा क्या है, बता दे। मैं तो महज तुम्हारे खातिर यहाँ लू धूप में आ खड़ा हुआ हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ तो मैं किनारे हो जाता हूँ। अपने को क्या? नहीं नहीं मालिक। भोला ने कहा, साथ के लोग हैं, शिकायत तो करेंगे ही, फिर गलत तो है नहीं, जायज ही तो कह रहे हैं। यकायक पीछे से चना जोर गरम बेचने वाला प्रसादे सामने आकर खड़ा हो गया। बोला, मालिक हम लोग रोज कुआं खोदते और पानी पीते हैं। एक दिन काम नहीं करेंगे तो रोटी के लाले पड़ जाएंगे। इसलिए आपसे अरदास है कि जल्द से बात हो और हम अपने हीले से लगें। बाबा ने लाचारगी में कहा, बात तो तुम ठीक कह रहे हो, हम तुम्हारी सबकी तकलीफ समझते हैं, कहने की जरूरत भी नहीं, लेकिन साहब लोग अपने हाथ में होते तो अभी काम हो जाता। तुम तो देख ही रहे हो, 8 बजे सुबह से हम यहाँ मुंह बांधे खड़े हैं, अभी तक मुंह में अन्न तक नहीं डाला। यकायक पटवारी बीच में बोला, आप लोग हमारे पीछे पड़े थे कि कुछ खा लो, लेकिन हमने नहीं खाया। अब हम तभी खाएंगे जब साहब से भेंट होगी। पटवारी की इस बात ने तो लोगों के अंदर और भी भरोसा जगा दिया, इसलिए सांझ घिर रही थी, सब शांत बैठे रहे।
जब सांझ गाड़ी होने लगी, साहब नहीं आए, लोगों में निराशाजन्य बेचैनी बढ़ने लगी। पटवारी ने एक युक्ति निकाली। गमछा बिछाकर वह धरने के अंदाज में बैठ गया और जोर जोर से कहने लगा, मैं अब तभी उठूंगा जब साहब आएंगे। मजाक समझ लिया है। सहसा वह बाबू से मुखातिब होता बोला, जा तू साहब से कहा कि मैं उनके खिलाफ अनशन धरने पर बैठ गया हूँ। अब या तो हमारी बातें सुने माने, नहीं मैं उठने वाला नहीं, जब न दे दूंगा। सारे लोग बौचिक थे। सभी ने कहा, मालिक 1-2 दिन और देख लेते हैं, फिर साहब अगर नहीं मिलते हैं तो हम लोग ऐसा करेंगे। 1-2 दिन तो क्या, 1 सप्ताह तक इंतजार किया गया। साहब नहीं आए तो नहीं आए। इस बीच रोजी रोटी के चक्कर में बहुतेरे लोग पीछे हटने लगे। उन्होंने आना बंद कर दिया। 15वें दिन तो यह हाल रहा कि सिर्फ बूढ़ी काकी और भोला रह गए थे। इसके दूसरे दिन तो काकी भी गायब थी। पटवारी ने बाबू को रहस्य भरी नजरों से देखते हुए कहा, देखा ये होता है खेल। सब लोग किनारे लग गए कि नहीं। रहा बेचारा कुम्हार, माटी का खिलौना। वह हंसा, इसे भी अब ज्यादा देर नहीं लगेगी भागने में, चुटकियों में उड़ जाएगा। अब देख तू बलभद्र पैड़े का खेल। विश्वास नहीं कर रहा था तू, अब मान गया न उस्ताद को। भोला के आने पर उसने कहा, भोला तू कहता था कि लोग अपनी जमीन के लिए मर मिटेंगे, मर मिट गए न। देख लिया तूने, कोई नहीं है आज की तारीख में तेरे साथ। ये है अपने लोग। इससे साफ है कि जमीन इन लोगों की नहीं है। अगर होती तो ये यहाँ से टिसकते नहीं, हिलते नहीं। सिर्फ जमीन तेरी है और तुझे वह मिलेगी, देख लेना। मैं कह रहा हूँ बलभद्र पैड़े, पटवारी। छोटा पटवारी नहीं हूँ मैं, ब्राह्मण हूँ। जिसके खिलाफ चुटैया खोल लेता हूँ उसे मिटा के रहता हूँ। देख अब मैं यह चुटैया तेरे हक के लिए खोल रहा हूँ, यह तभी बधेगी जब फैसला तेरे हक में होगा। कहकर उसने बड़ी सी चुटैया खोल दी। यकायक उसने आगे कहा, ये साला तहसीलदार क्या है रे, ऐसे लाले तो मैंने हजारों निकाल दिए। यह किस खेत की, किस संडास की उपज है। साले को बोलात खींच के दूंगा, कलेक्टर कमिश्नर के ऑफिस में गिरेगा जहां इसकी नाल ठुनकी है। बताओ। कहकर पटवारी गहरी चुप्पी में चला गया, जैसे गहन चिंतन मनन कर रहा हो। फिर यकायक जैसे तंद्रा से जागा हो, बाबू से बोला, हाँ अब हम कलेक्टर से सीधे मिलेंगे, उन्हीं से अपनी बात कहेंगे, वे ही निपटारा करेंगे। कहकर उसने उस शपथ पत्र को निकालने को कहा जो कल शाम को उसने नोटरी से बनवाया था। शपथ पत्र पर कुम्हार के अंगूठे के निशान लेने थे, जिसमें दर्ज था कि राजी खुशी से वह अपनी जमीन छोड़ रहा है। सरकार उस जमीन को जिसे चाहे सौंपे। शपथ पत्र में यह भी दर्ज था कि पूरे होशोहवास के मद्देनजर यह शपथ पत्र है। आज की तारीख से इस पर हमारा किसी तरह का कोई मालिकाना हक नहीं रहा। पटवारी ने भारी विनम्रता से कुम्हार से कहा, यह कागज उस माटी का माफीनामा है जो तुम पर कर्ज की तरह चढ़ा है। अब तुम्हें माटी का पुराना बकाया पैसा नहीं चुकाना होगा। हम इस कागज से बकाया माफ करवा लाए हैं। हाँ हाँ, इस पर अंगूठा लगाना होगा, अंगूठा। अरे अरे, तुम्हारा बदन क्यों कांप रहा है मेरे रहते? अगर तुम्हें कुछ होगा तो मैं अपने बदन पर तेजाब डाल लूंगा और जिंदगी खत्म कर लूंगा। कुम्हार ने शपथ पत्र पर कांपते हुए अंगूठे का निशान लगा दिया और पूछा, अब कलेक्टर साहब के पास कब चलना है? कोई साथ न हो मालिक, कोई बात नहीं, मैं तो हूँ बिल्कुल। अब तू ही बचा है, तुझे ही साहब के सामने पेश होना है। अपनी बात रखना, साफ साफ बोलना। बहुत अच्छे है कलेक्टर साहब, सबकी सुनते हैं, समय देते हैं, मैं तेरे को मिलवा दूंगा। सहसा चुप होकर उसने बाबू को आंख मारी और कुम्हार से आगे कहा, भोला अब हम घर चलते हैं। राशन पानी नहीं है, पूरे 15 दिन हो गए। तुम्हारी भा भी परेशान हो रही होंगी। राशन रख दूं, फिर कल मिलेंगे और सारा काम कराएंगे। सहसा वह तेजी से चलता तहसील से बाहर निकल गया। कुम्हार को सहसा लगा जैसे उसका सर्वस्व लुट गया हो। शाम को जब कुम्हार घर पहुंचा, मैना कर्कश स्वर में किटकिट करती मिली। उसे अंदेशा हुआ जरूर कोई गड़बड़ है, और यह गड़बड़ खुद उसी से हुई है, अंगूठा लगा के। पटवारी ने साजिश रच के उससे अंगूठा ले लिया जिसमें उसका सर्वस्व था, जो अब उसका नहीं रहा। वह झोपड़े के बाहर पड़ी खाट पर बैठ गया, सिर थाम के। कुम्हारिन झोपड़े से बाहर निकली तो भोला को इस तरह बैठा देखकर बोली, अरे तुम कब आए? मैं तो गोपी की वजह से नहीं आ पाए, उसको दस्त लग गए थे। लस्त पड़ा है, लगता है धूप लग गई। भोला उसी तरह बैठा रहा, कोई जवाब नहीं दिया। तो कुम्हारिन ने उसे झकझोर डाला, ये क्या है, मुंह क्यों लटकाए हो? साहब से भेंट हुई। बहुत ही मरी आवाज में भोला ने कहा, साहब मरदूद आया ही नहीं। दुख की बात तो ये कि बस्ती का एक आदमी पास न था। कल काकी थी और मैं, आज काकी भी नहीं आ पाई। ऐसे में भला मैं क्या कर लूंगा? हे भगवान, लगता है किसी को अपनी जमीन से प्यार ही नहीं। कुम्हारिन बोली, ऐसे में गवर्नमेंट अपने हिसाब से सबको बेदखल कर देगी, हम लोग रह जाएंगे टापते। यकायक वह चुप हो गई। क्षण भर बाद आगे बोली, लेकिन तुम्हें हार नहीं माननी है। एक अकेला आदमी भी भारी होता है हुकूमत को झुकाने में।
कुम्हार की आंखें खुली थी लेकिन दिमाग शपथ पत्र में डूबा था जिस पर उसने अंगूठा लगाया था, क्योंकि उसने गलती बहकावे में क्यों आ गया। और जब यह बात उसने कुम्हारिन से की तो लगा उस पर बिजली गिर पड़ी हो। काफी देर तक वह अवाक सी रही, फिर बोली, तुमसे कहा था कि उसकी मीठी बातों में न आखिर आ ही गए। काहे के लिए किसी कागज पर अंगूठा लगा दिया, कहीं वह जमीन का कागज तो नहीं। हो सकता है वह जमीन का कागज रहा हो। गहरे अफसोस में कुम्हारिन ने अपना मत्था पीट लिया। यकायक कुम्हार के दिमाग में पता नहीं क्या आया, वह उठा और दौड़ता हुआ सा पटवारी के घर जा पहुंचा। पटवारी समझ गया कि भोला किस लिए आया है। उसने अपने को पूरी तरह ठंडा और विनम्र रखा। पूछा, भोला क्या हुआ, इतनी रात में कैसे आना हुआ, खैरियत तो है? भोला ने करुणार्द्र स्वर में कहा, मालिक हम तो आपके गुलाम हैं, आप पे भरोसा करते हैं। जमीन के मामले में कहीं कोई गड़बड़ी न होने पाए, नहीं हम कहीं के न रहेंगे। पटवारी ने उसका कंधा छूते हुए कहा, भोला तू बलभद्र पायड़े के पास आया है और उस पर भरोसा किया है, और तू जानता है कि मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, हमसे गलत बात कभी हुई न होगी। चूक की बात अलग है, इसलिए तुम निष्फिक्र रहो। तुम सोच रहे होगे कि तुमसे जो अंगूठा लगवाया है कहीं वह गड़बड़ तो नहीं। अरे भाई, लूटने के लिए तुम ही बच्चे थे क्या? यह ब्राह्मण जब तुम्हें वचन दे चुका है तो तुम्हारे साथ कोई धांधली नहीं करेगा और न होने देगा, यह जान लो। इसलिए तुम किसी चिंता में न गलो, जाकर आराम से रोटी खाओ, चैन से सो, है न? काहे के लिए दिमाग में उल्टी सीधी बातें लाते हो? यह भी जान लो, यह बात तुम किसी से कहना भी नहीं। लोग अपने अपने हिसाब से तुम्हें ज्ञान देंगे और तुम परेशान होगे और होना हवाना कुछ नहीं। इसलिए मेरा भरोसा करो और जाओ। खाना खाना हो तो हमारे साथ 2 रोटी खा लो। बढ़िया कड़ी बनी है, मीठी नीम की पत्तियां डली है, आओ रोटी इस ब्राह्मण की भी खा लो। भोला यहाँ से जब निकला उसका चित्त शांत था, किसी तरह की कोई दुविधा मन में न थी। अंधेरे में जब वह झोपड़े के पास पहुंचा, उसे बच्चू, श्यामल के बाबू और बूढ़े काका की आवाजें सुनाई पड़ी। पत्नी की भी आवाज आ रही थी। लगता था जैसे वह कोई सफाई दे रही हो और लोग हैं कि उसकी बात मान नहीं रहे हैं। पास पहुंचते ही कुम्हारिन ने कहा, ये लोग तुम्हें अगोर रहे थे। बच्चू कह रहा है कि तुमने क्या, तुमने समझा नहीं? कुम्हार ने भौहें चढ़ाकर पूछा। बच्चू ने यकायक तीखी आवाज में उससे पूछा, सुना है तुमने किसी कागज पर अंगूठा लगाया है? हाँ लगाया है। क्यों? कुम्हार ने शांत भाव से जवाब दिया। तुमने अंगूठा क्यों लगाया? बच्चू का तीखा सवाल। समझा नहीं मैं? इसमें समझने की ऐसी कोई बात नहीं है। कागज पर तुमने अंगूठा क्यों लगाया, यह बताओ। हमने किसी कागज पर अंगूठा नहीं लगाया। कुम्हार साफ मुकर गया। आगे बोला, हुआ क्या यह बताओ। हुआ यह कि इससे हमारी जमीन चली जाएगी। कुम्हार ने गर्दन हिलाते हुए श्यामल के बाबू से पूछा, क्यों भैया, यह बताओ, हम अपने कागज पर अंगूठा लगा सकते हैं कि किसी दूसरे के कागज पर हमारा अंगूठा चलेगा? श्यामल का बाबू गहरे सोच में पड़ गया। सहसा बोला, ये तो मैं इसे कब से समझा रहा हूँ, ये बंदा समझने को तैयार ही नहीं, बस जान खाए जा रहा है। कौन सी बात नहीं समझ रहा हूँ? बच्चू आंखें निकालता उसके मुंह पर जोरों से चीखता सा बोला, उल्लू समझते हो क्या? हमने इस आदमी पे भरोसा किया, सारा मामला इसके सुपुर्द किया, लेकिन इसने जो गड़बड़ी कर डाली वह हमें कहीं का न रखेगी। भोला भैया, तुमने क्या किया? काका ने पगड़ उतारते हुए भोला से प्रश्न किया। सच्ची सच्ची बताओ काका। बच्चू काका पर गरजा, तुम चुप्पे रहो, तुम नहीं जान पाओगे, इस कुम्हार ने हमें सड़क पर ला दिया है। यकायक कुम्हारिन चटक पड़ी। हाथ उठाकर बच्चू से पूछा, कैसे ला दिया सड़क पे, जरा बताओ तो सही। अब तुम अपने मर्द से पूछो जो सत्यानाश करके आया है। बच्चू ने आग में बारूद भर दी। हमारे मर्द ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कुम्हारिन उसके बारूद पर पानी डालती सी बोली, अगर उसने अंगूठा लगाया होगा तो अपने कागज पे, तुम्हारे कागज से उसका कोई साबिका नहीं। इतनी अकल तुम में होनी चाहिए। ये भौजी। बच्चू की आंखों में सहसा भयंकर गुस्सा उतर आया। अकल बकल की बातें हमें न सिखाओ, तमीज से बात करो। बताए देता हूँ, तमीज से तू बात कर। और तजात से कैसे बात की जाती है, ऐसे बात की जाती है। कुम्हारिन फिर तड़क कर बोली। यकायक कुम्हार बच्चू के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोला, तुम्हें किसी ने बरगला दिया है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे तुम्हारा अनिष्ट हो। अगर हो तो? आंखें निकालते हुए बच्चू ने पूछा। मुझे जान से मार डालना बस। कुम्हार बोला, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगा। भोला। बच्चू अब लड़ने पर उतारू हुआ जा रहा था। भोला क्या कहे? उसने काका श्यामल के बाबू के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, हमने कोई गलती नहीं की। अगर इस पर भी भरोसा नहीं तो बताओ इसके लिए कौन सी कसम खाऊं जिससे बच्चू को तसल्ली हो। कुम्हार रोने लगा। झूठे टैसुए न गिरा हरामखोर। बच्चू ने उस पर आग बरसाई। क्या बोला तू? कुम्हारिन तड़प के बोली। फिर से बोल। हरामखोर। दोगला। बच्चू ने मुंह आसमान की ओर करके तोप सी दागी।
तू होगा हरामखोर। दोगला कुम्हारिन बदन पर मिर्चा सी डालती बोली, भोले भाले यात्रियों को लूटता है कमीन, तेरे तो कीड़े पड़ेंगे। कुम्हार अब फूट फूट कर रोने लगा। यकायक वह बेचैनी की हालत में अन्ना सा अंधेरे में बढ़ता गया। अपने को निर्दोष साबित करने के लिए उसके पास एक ही रास्ता था, कुआं जो उसके सामने था। कुम्हारिन जोरों से चिल्लाई, दौड़ी। कुम्हार ने परवाह न की, वह कुएं में कूद गया। कुएं से जोरों की आवाज उठी। सहसा कुम्हारिन जमीन पर लौट गई। बेतरह रोते, छाती पीटते वह चिल्लाई, हमारे मर्द को बच्चों ने कुएं में धकेल दिया। पुलिस को बुलाओ, हम अनाथ हो गए। कुम्हार को बचाओ, कुम्हार को बचाओ, हे भगवान। क्रमशः अगले अंकों में जारी।